एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉचमैन अपनी आवाज से सोहो और योंगरो को अलर्ट कर देता है कि वार्डन 4th फ्लोर की चेकिंग के लिए आई है। यही नहीं, वॉचमैन सोहो और योंगरो की मदद करने के लिए दरवाजा धीरे से धीरे खोलने की कोशिश करता है ताकि उन दोनों को ही छुपने के लिए और भी ज्यादा समय मिल जाए। वॉचमैन लाइट्स भी खराब कर देते जिससे कि वार्डन को रूम में कुछ भी ढंग से ना दिखाई दे। वार्डन रूम की तलाशी ले ही रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट हेड स्टूडेंट को बताती है कि रूम की विंडो खुली है और यही बात हेड स्टूडेंट वार्डन को बताती है। दरअसल योंगरो और सोहो विंडो के नीचे ही छुपे हुए थे। वार्डन जब विंडो को चेक करने आती है तो घबराहट के मारे योंगरो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सोहो उसका हाथ पकड़ लेता है। वार्डन को भी किसी लड़की की आवाज आती है और वो फिर से विंडो से नीचे झांकने लगती है, बट लकीली उन्हें योंगरो और सोहो नहीं दिखाई देते। वार्डन को जब इस बात का यकीन हो जाता है कि इस कमरे में कोई भी नहीं है, वो अपने सभी साथियों के साथ इस कमरे से बाहर चली जाती है और वॉचमैन से कहती है कि अब से 4th फ्लोर की चाबी वही रखेगी। दूसरी तरफ सोहो बड़ी ही मुश्किल से योंगरो को ऊपर खींच लेता है जिससे कि योंगरो की जान बच जाती है और जल्दी वो दोनों वापस 4th फ्लोर पर आ जाते हैं। डर की मारी योंगरो अब भी कांप रही थी पर सोहो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। सोहो में इतनी पावर देख योंगरो उससे पूछती भी है कि तुम असलियत में कौन हो, क्या तुम सुपरमैन हो या फिर कोई और सुपर हीरो। योंगरो की हालत देख सोहो से माफी मांगते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। जल्दी योंगरो कमरे से बाहर जाने लगती है पर तभी वो नोटिस करती है कि सोहो के घाव में से और भी ज्यादा खून निकल रहा है। सोहो की ये हालत देख योंगरो पैनिक करने लगती है और फिर वो उसकी ड्रेसिंग फिर से करती है। थोड़ी देर बाद योंगरो कमरे से बाहर जाने की कोशिश भी करती है पर दरवाजा ना खुलने पर उसे पता चल जाता है कि वार्डन ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वार्डन ने अपने की शेल्फ में 4th फ्लोर की चाबी के साथ एक सीक्रेट चाबी भी रखी थी। अब इस सीक्रेट चाबी का क्या राज है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। देर रात तक जब योंगरो अपने रूम में नहीं लौटती तो उसकी रूममेट योंगरो को ढूंढने के लिए 4th फ्लोर पर जाती है और बीच रास्ते में उसकी मुलाकात वॉचमैन से होती है। दूसरी तरफ योंगरो डर के मारे कांपने लगी थी तो उसका डर दूर करने के लिए सोहो एयरप्लेन बनाने लगता है जिससे कि योंगरो का माइंड डाइवर्ट हो और ऐसा कई हद तक होता भी है। योंगरो खुद सोहो के साथ एयरप्लेन बनाने लगती है। वो दोनों आपस में मिलकर अपना खेल एंजॉय कर ही रहते कि तभी योंगरो की रूममेट और वॉचमैन उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और जल्दी दरवाजा भी खोल देते हैं। वॉचमैन उन दोनों को बताते भी है कि अब से चाबियां वार्डन के पास रहेंगी। ये बात जैसे ही सोहो सुनता है वो वॉचमैन से कहता है कि वो आज रात ही इस जगह से बाहर निकलना चाहता है ताकि योंगरो और उसके साथी सेफ रहे। सोहो वॉचमैन से पूछता भी कि क्या इस हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए मेन गेट के अलावा कोई और रास्ता भी है, तो वॉचमैन जवाब में कहता है कि बेसमेंट में बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में स्टूडेंट तक के को नहीं पता है। ये बात जैसे ही सोहो सुनता है वो बेसमेंट के रास्ते से जाने की जिद करने लगता है पर योंगरो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है ये कहते हुए कि सोहो को इस जगह से तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक उसके घाव नहीं भर जाते। साथ ही साथ योंगरो सोहो को ये भी कहकर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कुछ ही दिनों बाद ओपन हाउस डे है और इस दिन हर लड़की अपने मेल पार्टनर को यूनिवर्सिटी के अंदर ला सकती है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए तुम इस यूनिवर्सिटी से सेफली बाहर निकल सकते हो और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी सोहो वॉचमैन से कहता है कि उसे किसी भी हालत में आज ही इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना है। सोहो की इस बात को नाक काटते हुए सब लोग बेसमेंट की तरफ चलने लगते हैं पर रास्ते में वो सभी लोग हेड स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्लीप वॉकिंग कर रही थी। चंद सेकंड्स के लिए तो वॉचमैन को हेड स्टूडेंट के अंदर उस लेडी की आत्मा दिखती जिसने की कई सालों पहले 4th फ्लोर पर सुसाइड किया था, पर वो इस बात को अपने मन का भ्रम मानते हुए सोहो को बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। पर दरवाजे के पास पहुंचकर सभी लोग देखते हैं कि पुलिस के आदमी बेसमेंट के दरवाजे के बाहर भी पहरा दे रहे थे। अब इतने सारे पहरेदार देख इन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, पर इस बात से सबसे ज्यादा खुशी योंगरो को थी आखिर सोहो उसके साथ कुछ और दिन जो रहने वाला था। अगले दिन हेड स्टूडेंट बाकी सभी स्टूडेंट्स को ओपन हाउस डे के प्रोग्राम के बारे में समझाने लगती है और योंगरो भी उसकी बातें ध्यान से सुनती है ताकि वो मौका देखकर सोहो को इस हॉस्टल से सेफली बाहर निकाल सके। सब कुछ अच्छी तरीके से समझने के बाद योंगरो सोहो के पास जाती है ताकि वो उसे भी सब कुछ अच्छी तरीके से समझा सके। 4th फ्लोर से नीचे 3 बजे के बाद ही उतरना है क्योंकि 3 बजे तक सभी लड़की अपने पार्टनर्स के साथ एंट्री लेंगी और इस ओपन हाउस में उसी लड़के को एंट्री जिसके साथ इस हॉस्टल की लड़की होंगी। योंगरो सोहो को ये भी बताती है कि
टिकट्स चेक करने का काम रिसेप्शनिस्ट का होगा और इसी वजह से योंगरो नहीं चाहती थी कि सोहो टिकट चेकिंग की लाइन में खड़ा भी हो, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। आखिर वो दोनों साथ में ब्लाइंड डेट पर जो गए थे। योंगरो को अपने लिए इतनी मेहनत करते देख सोहो उससे कहता भी है कि मेरी वजह से तुम्हारा फर्स्ट ओपन हाउस खराब हो रहा है। तो योंगरो सोहो की बात का रिप्लाई देते हुए कहती है कि ओपन हाउस तो आते जाते रहेंगे और क्या पता मैं अपने अगले ओपन हाउस में तुम्हें ही अपने पार्टनर के तौर पर बुलाऊं। ये बात सुनने के बाद उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर सोहो के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए ग्वांग ती को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाता है और इंटेरोगेशन के दौरान ग्वांग ती को जैसे ही पता चलता है कि सोहो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है, वो ब्लैक टाइगर से कहता है कि वो सोहो को ढूंढने में उनकी पूरी मदद करेगा और अगर उसे सोहो दिखता भी है तो वो सबसे पहले उन्हें ही इन्फॉर्म करेगा। ब्लैक टाइगर ग्वांग ती से ये भी कहता है कि उन दोनों के बीच की इस कॉन्वर्सेशन को ग्वांग ती किसी को भी ना बताए। थोड़ी देर बाद ब्लैक टाइगर के बॉस, जो कि नेशनल सीक्रेट एजेंसी के हेड थे, वो ब्लैक टाइगर को सोहो की छानबीन करने से रोकते भी है, पर ब्लैक टाइगर उनकी एक बात नहीं सुनता और सोहो की छानबीन जारी रखता है। दूसरी तरफ नामतेल, चांग सू और नेशनल सीक्रेट एजेंसी के हेड यानी कि ब्लैक टाइगर के बॉस की वाइफ्स तांत्रिक के पास जाती है। दरअसल नामतेल की वाइफ को ये पता करना था कि उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट कब बनेंगे और उनकी दोनों फॉलोअर्स यानी कि मिसेस चांगसू और मिसेस एन भी उनका साथ देती है। मिसेस नामतेल जैसे तांत्रिक से अपना सवाल पूछती, तांत्रिक उन्हें बताते हैं कि नामतेल के एंसेस्टर्स ने बहुत पाप किए हैं, जैसे कि नामतेल के एक पूर्वज ने स्नेक गॉड को मारा था, वो भी इसलिए क्योंकि उस स्नेक गॉड को हमेशा एक वर्जिन लड़की की बलि चाहिए थी ताकि इसके बदले में वो बाकी सभी लोगों के घरों को प्रोटेक्ट कर सके। अब उस स्नेक गॉड को अपना बदला चाहिए और वो नामतेल को तभी जिंदा छोड़ेगा जब नामतेल की तरफ से कोई स्नेक गॉड को 13 वर्जिन लड़कियों की बलि चढ़ाए। नामतेल की वाइफ जानती थी कि 13 लड़कियों की जान लेना बहुत घिनौनी बात है, पर उसके एक्सप्रेशन से तो हमें यही पता चलता है कि वो अपने हस्बैंड को प्रेसिडेंट बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। उसी रात हम देखते कि वार्डन पर भी पुलिस के आदमियों ने नजर रखी थी। हाईरियोंग और उसके बाकी 2 रूममेट्स वार्डन के पास आकर कंप्लेन भी करते हैं कि हाईरियोंग की एक्सपेंसिव रिंग और रूममेट 1 के एक्सपेंसिव शूज गायब है और उन दोनों को इस बात पर पूरा यकीन है कि उनकी चीजें रिसेप्शनिस्ट ने ही चुराई है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद वार्डन उनसे कहती है कि अगर उनका सामान चोरी भी हुआ है तो उसमें सिर्फ उन्हीं की गलती है, क्योंकि उन्हें हॉस्टल में इतना कीमती सामान नहीं रखना चाहिए था। साथ ही साथ वार्डन उनसे ये भी कहती है कि अगर उन लोगों के पास रिसेप्शनिस्ट के खिलाफ कोई भी सबूत हो तभी वो इस बात को आगे बढ़ाए, वरना इस बात को वो यहीं पे खत्म कर दे। रूममेट 2 ने रिसेप्शनिस्ट को हील्स के साथ देखा भी था, पर वो इस बात को वार्डन के सामने नहीं कहती। वार्डन की बात सुनने के बाद तीनों रूममेट्स रिसेप्शनिस्ट को घूरने लगते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वार्डन रिसेप्शनिस्ट को अपने रूम में बुलाकर कहती है कि उसने जिससे भी जो भी सामान चुराया है उसे वो सब वापस कर देना चाहिए। दरअसल वार्डन ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि रिसेप्शनिस्ट कॉलेज गर्ल्स की तरह एक्ट करने की कोशिश करती है। वार्डन रिसेप्शनिस्ट से ये भी कहती है कि अगर अगली बार उसके खिलाफ चोरी की कंप्लेन आई तो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या करेंगी ये वो खुद भी नहीं जानती। देर रात वार्डन अपनी पुरानी फोटो को घूरने लगती है। ये फोटो फोल्डेड थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि फोटो की दूसरी साइड में जरूर वार्डन का पास्ट है, जिसका राज आने वाले एपिसोड्स में जरूर खुलेगा। अगले दिन योंगरो और उसके रूममेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो ग्वांग ती को ओपन हाउस डे पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो सोहो की शक्ल अच्छी तरीके से पहचानता था। साथ ही साथ योंगरो रूममेट 2 से एक बाइसिकल का बंदोबस्त करने के लिए भी कहती है ताकि सोहो यूनिवर्सिटी से सेफली निकल जाए और पुलिस वालों को उस पर शक भी ना हो। योंगरो और उसके रूममेट्स की पूरी तैयारी हो चुकी थी कि वो सोहो को हॉस्टल से कैसे बाहर निकाले। अब बची थी तो सिर्फ एक चीज, सोहो के कपड़े। अब सोहो के कपड़ों के लिए योंगरो हिचकिचाते हुए अपने घर पर कॉल करती है और लकीली योंगरो की मेड ही फोन उठाती है। मेड योंगरो से कहती भी कि वो इतने टाइम से सियोल में है तो वो अब तक घर क्यों नहीं आई। तो जवाब में योंगरो कहती है कि वो इसी बारे में उनसे बात करना चाहती है। योंगरो अपनी मेड से ये भी पूछती है कि वो अकेले घर पर कब रहेंगी, तो मेड बताती है कि कल उसकी मालकिन गोल्फिंग के लिए जाने वाली है। अब ये बात सुन योंगरो डिसाइड करती है कि वो कल ही अपने घर जाएंगी। अगले दिन योंगरो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, हमें पता चलता है कि योंगरो मिस्टर चांगसू की बेटी है और मिसेस चांगसू योंगरो और उसके भाई की स्टेप मॉम है। दरअसल मिसेस चांगसू ने मेड और योंगरो की बातें सुन ली थी और इसी वजह से वो गोल्फिंग के लिए आज बाहर नहीं गई थी। योंगरो अपने घर के अंदर एंटर करती है और अपने भाई के शूज और टक्सीडो पैक कर लेती है।
मिसेस चांगसू उससे पूछती भी है कि अचानक से उसे अपने भाई के जूतों की क्या जरूरत पड़ गई। तो योंगरो अपनी स्टेप मॉम को उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि मैं कुछ भी करूं, इससे आपको क्या मतलब है। इन दोनों की बातचीत से हमें ये भी पता चलता है कि 10 साल पहले योंगरो अपनी नानी जी के साथ अपने पापा का घर छोड़कर चली गई थी और तब से लेकर आज तक उसने इस घर में कदम नहीं रखा है। योंगरो को शायद इस बात पर भी शक था कि उसकी असली माँ को उसकी स्टेप मॉम ने ही मारा है। मिसेस चांगसू जब इसी बात का योंगरो को ताना देने लगती है तो गुस्से में योंगरो मिसेस चांगसू की फैमिली फोटो तोड़ देती है और बदले में मिसेस चांगसू योंगरो को जोरदार थप्पड़ मारती है। योंगरो इस थप्पड़ का जवाब ना देते हुए वहां से चुपचाप चली जाती है। चाइना में नामदेल और चांगसू इस बात को लेकर झगड़ रहे थे कि नॉर्थ कोरिया को सिर्फ साउथ के पैसों से मतलब है या फिर उन्हें सच में अपने स्पाइस भी वापस चाहिए। इन दोनों के इस झगड़े में हमें ये भी पता चलता है कि नामदेल ने रूलिंग पार्टी की फर्स्ट पोजीशन को पाने के लिए अपने सीनियर को मार दिया था ताकि वो उनकी जगह ले सके। जल्दी चाइना के लीडर वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों के झगड़े को रुकवा कर कहते हैं कि साउथ की नेशनल सिक्योरिटी बिना मतलब के उन जासूसों को चेस कर रही है। लीडर सब चीजों का ब्लेम साउथ पर डालते हुए कहते हैं कि वो अब इनके साथ नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं। ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद लीडर की सेक्रेटरी साउथ में किसी को कॉल करके कहती है कि अगर 3 दिनों में उन्हें सोहो की कोई भी खबर नहीं आई तो वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अगले दिन ओपन हाउस डे था और सोहो और योंगरो दोनों ही जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे से अपनी नजर को नहीं हटा पाते। वो दोनों जैसे ही 4th फ्लोर से नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं उनकी मुलाकात वार्डन से होती है। 2 सेकंड के लिए तो उन दोनों के हाथ पैर ही ठंडे हो जाते हैं, पर फिर वार्डन उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वार्डन के इस सवाल का जवाब देते हुए सोहो कहता है कि उसी ने योंगरो से जिद की थी कि वो टेरेस का नजारा देखना चाहता है। इससे पहले कि वार्डन उन दोनों से कुछ और पूछ पाती वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। होसो यूनिवर्सिटी के बाहर ग्वांगती इस बात से परेशान था कि हाईरियोंग ने उसे अपने ओपन हाउस डे पर नहीं बुलाया था। ये बात ग्वांगती को इस कदर खाई जा रही थी कि वो किसी भी तरीके से बस होसो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसना चाहता था और ये देखना चाहता था कि हाईरियोंग किसको डेट कर रही है। रूममेट 1 भी अपने पार्टनर का वेट यूनिवर्सिटी के बाहर ही कर रही थी और ग्वांगती और उसकी नजरें जैसे ही मिलती है रूममेट 1 वहाँ से भागने लगती है। ग्वांगती रूममेट 1 को इसलिए जानता था क्योंकि वो भी तो ब्लाइंड डेट पर आई थी। ग्वांगती रूममेट 1 का पीछा करते हुए हॉस्टल के अंदर घुस जाता है और रिसेप्शनिस्ट को ये बताता है कि वो रूममेट 1 का पार्टनर है। जल्दी ग्वांगती रूममेट 1 को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि उसका पार्टनर आज ओपन हाउस डे पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे डायरिया हो गया है और इसी वजह से वो रूममेट 1 का पार्टनर बनने के लिए आया है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहते कि तभी सोहो और योंगरो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और ग्वांगती का ध्यान उन दोनों पर ना जाए इसलिए रूममेट 1 ग्वांगती को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे कि सोहो और योंगरो को पता चल जाता है कि इस पार्टी में ग्वांगती ही भी मौजूद है। ग्वांगती रूममेट 1 को बताता है कि वो बस एक बार हाईरियोंग से मिलना चाहता है। तो ग्वांगती को अपने रास्ते से हटाने के लिए रूममेट 1 उससे कहती है कि कुछ ही देर में हाईरियोंग अपने कमरे में आने वाली है। ये कहकर रूममेट 1 ग्वांगती को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हाईरियोंग अपना पार्टनर एक आर्मी मैन को बनाकर लाई थी। वो आर्मी मैन जैसी सोहो को देखता है वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी ही तरह सभी टारगेट्स को शूट करना चाहिए। दरअसल वहाँ पर शूटिंग का गेम चल रहा था और इस सिलसिले में ये लोग बात कर रहे थे। हाईरियोंग का डेट तो सभी टारगेट्स को अच्छे से शूट कर देता है, पर जब सोहो की बारी आती है तो लेवल और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, पर सोहो बिना डरे सभी टारगेट्स को एक ही झटके में शूट कर देता है। सोहो की ये काबिलियत देख बाकी सब लोग तो इम्प्रेस होते ही है, पर योंगरो को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इस आदमी में कितनी पावर्स है। अब ये सब खत्म करने के बाद योंगरो और सोहो जैसे ही रूम में से बाहर निकलते हैं वार्डन उनके सामने आ जाती है और वार्डन से बचने के लिए ये दोनों डिस्को रूम में चले जाते हैं। अब योंगरो अचानक से सेंटर पॉइंट में खड़ी हो जाती है और सभी लोगों को लगने लगता है कि अगला डांस योंगरो ही करने वाली है। योंगरो का साथ देने के लिए सोहो भी उसके साथ डांस करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। पर जल्दी योंगरो का सपना टूट जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो डांस था वो सिर्फ और सिर्फ योंगरो का एक सपना था और असलियत में तो सोहो सिर्फ एक कोने में खड़ा हुआ था। हाईरियोंग आकर योंगरो को स्टेज से हटा देती है और सोहो और योंगरो कमरे से बाहर चली जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली रिसेप्शनिस्ट सोहो और योंगरो को साथ देख लेती है। दूसरी तरफ ग्वांगती को जब इस बात का पता चलता है कि रूममेट 1 के पापा की बहुत बड़ी कंपनी है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो हाईरियोंग को छोड़कर रूममेट 1 पर लाइन मारने लगता है और हमारी भोली रूममेट 1 उसके झांसे में आ भी जाती है। अब एक दूसरे से बात करने के लिए रूममेट 1 और ग्वांगती कैफे में जाते हैं। दूसरी तरफ रूममेट 2
यूनिवर्सिटी के बाहर योंगरो और सोहो का इंतजार कर रही थी और जल्दी वो दोनों आ भी जाते हैं। पर पुलिस को सोहो पर शक ना हो इसलिए रूममेट 2 योंगरो से कहती है कि उसे सोहो की साइकिल के पीछे बैठ जाना चाहिए। सोहो और योंगरो दोनों ही रूममेट 2 की बात मान लेते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को साथ में निकलते हुए भी रिसेप्शनिस्ट देख लेती है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर और उसके आदमियों को यूनिवर्सिटी के पास एक गन मिलती है। उन सभी को लग रहा था कि ये गन सोहो की है। रास्ते में योंगरो सोहो से बात करने की कोशिश भी करती है पर सोहो उसकी कोई भी सवाल का जवाब देता ही नहीं है। योंगरो सोहो से पूछती भी है कि वो उसे कॉल तो करेगा ना, पर सोहो इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता है। योंगरो की डेस्टिनेशन आने पर सोहो उसे अपनी साइकिल से उतार देता है और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। पर कैफे में बैठा ग्वांग टी उन दोनों को साथ देख लेता है और वो जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देता है। अब इतनी बड़ी न्यूज हाथ लगने के बाद पुलिस भी सोहो को ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सोहो अपनी साइकिल योंगरो के डायरेक्शन में चलाने लगता है। योंगरो भी सोहो को जब अपनी डायरेक्शन में आते देखती है तो वो मुस्कुराने लगती है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। And don't forget to share it with your friends too. Take care of yourself guys. See you in the next episode. Bye bye.